कि इनकी जब शादी हुई कितने बेहोश हो गए अच्छा, कि शादी हो गई उसकी। यार कौन तेरी, बेहोश हुआ था? अब छोड़ दो, अब अपना भेद तो गड़बड़ा रहा है तुम्हारा। अब मोटरसाइकिल से कितना कदेड़ता था। ठेठ भोजपुरिया बिहारी हैं, और ओकरा चलते बिहार के शिकायत यदि केहू करेला तो ओकरो आईना दिखा दिले कि तोरा में कौन कौन खराबी बा। बुझल बहुत शानदार। सीधे बिहार से बिलायत आते हो, एफआरसी भी करके चले जाते हो। हम लोग लटके हुए हैं। हम कहे ज्ञान बहुत ज्यादा है ना, सबको बुद्ध का ज्ञान दिया हमने, महावीर का ज्ञान दिया, किसका किसका ज्ञान अब तुम लोग को सुनावे। छोड़, चुप नहीं रहते है। I always say, oh Lord, forgive them, they are ignorant. आपको इसका रिग्रेट नहीं है? किस चीज का? पॉलिटिक्स में नहीं जाना? अरे जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया, हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया। आई डोंट केयर व्हाट आई गेट, आई एंजॉय व्हाट आई डोंट गेट, आई डोंट केयर अबाउट। हमारे घर में दहेज हुए न लिया जाता है। हाँ। तुम हमारे सोचते हो घर कि में मेरे जैसे लड़की के लिए मेरे बाप दहेज देंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा झूठ बोल गई है। इसके बाबूजी एक एम्बेसडर गाड़ी हमको देना चाहते थे, और कुछ दे हमरे पिताजी कहा कि सब छोड़िए, अरे बेटी का शादी है, खर्चा उर्चा कीजिए, खर्चा के लिए कुछ दे देना है हमको तो दीजिए, हम अपना खर्चा करेंगे। दहेज का सवाल ही नहीं उठता था। पहली बार किसी का परिचय देने से पहले तैयारी कर रहा हूं। फोन पर पीडीएफ नामक कोई चीज होती है जिस पर बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है कि उनका परिचय इस हिसाब से देना चाहिए, लेकिन मैंने चुना कि सिर्फ इतना कहूंगा कि उनका नाम डॉक्टर अजय कुमार है। एक और परिचय कि अब तक 38 सफल किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। और इसके बाद अगर परिचय देना चाहूं तो आपको बता सकता हूं कि विदेश में जाकर भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। अगर परिचय देना चाहूं तो कह सकता हूं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। और अगर पढ़कर बताऊं तो इतनी देर हो जाएगी कि आप उनसे मिल नहीं पाएंगे, तो उनसे ही पूछ लेंगे बातों बातों में कि उनका परिचय उनके हिसाब से क्या होना चाहिए। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आप अनकही बदकही का तीसरा एपिसोड देख रहे हैं, और सामने उपवन लिखा हुआ है, अंकित जी दिखाइए, और अजय जी और उनकी पत्नी को भी फ्रेम मिलाइए। मैं पढ़कर सुनाता हूं। लिखा हुआ है कि पतझड़ में भी फिजाओं का असर है, बरसात पर बादलों का असर है, राह उपवन, ये उपवन मेरे माँ बाबूजी की दुआओं का असर है। और जब हमने इनसे पूछा, मतलब अजय जी से, ये लाइन कहां से आया, तो उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ इशारा करके कहा कि मोहतरमा का ही दिया हुआ लाइन है, और मोहतरमा ही ये सब कुछ देखती हैं। और अच्छा लगा कि उस उम्र में भी इतनी मोहब्बत बरकरार है। नमस्कार अजय जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, खूब बढ़िया। 38 किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद इतना स्वच्छ और स्वच्छंद हवा लेकर कैसा लग रहा है? मैंने स्वच्छंद हवा में रहते ही हुए ट्रांसप्लांट किए हैं, उसके बाद थोड़े स्वच्छंद हवा ले रहे हैं। हाँ। यही स्वच्छंद हवा का प्रभाव है अच्छा कि इस उम्र में भी मैं हाँ। किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। अच्छा, अभी भी करते हैं? हाँ, कर रहे लास्ट कब हैं किए अभी फरवरी 27-28 को। और ये आपका ट्रांसप्लांट कर पाती है कि नहीं घर पे? कौन? मैडम। ये तो हमें इम्प्लांटेड है। All organs, all organs. ऑल ऑर्गन। अच्छा। हाँ, शी इज इम्प्लांटेड इन मी। डॉक्टर रहते हुए पत्नी जी को मैनेज कर पाना मुश्किल है कि आसान? ना कोई भी इनको मैनेज करना कोई ऐसा मुश्किल नहीं। तो कैसे कैसे मान जाती है? अरे तुरंत फुसला लेते हैं। कैसे, यार। क्या करते हैं सर? अरे कुछ नहीं, ये अपने इनको अब बहुत बता हमसे दीजिए, क्या करते हैं? इनको बहुत कमजोरी है। हम लोग 52 सालों की शादी के भाई, 52 years वी आर मैरिड। हाँ। तो अब सवाल ये उठता है कि 52 साल में मान लिया कि अब न इनको कहीं जाने का ठिकाना है, ना हमको है, तो बस अपना हिसाब से रहते हैं। ऐसे भी वी ऑलवेज हैड अ वेरी गुड लाइफ। अच्छा, ये अनकही बदकही एपिसोड है, तो हम इसमें वही आदमी को ला रहे हैं, मतलब आपके जैसा जो बहुत अनुभवी भी है, सफल भी है, और एक तरह से जिसके पास बिहार के लिए कुछ सोच है। तो थोड़ा शुरू से शुरुआत करते हैं। चंपारण में जन्म हुआ आपका? नहीं, जन्म तो हमारे पिताजी मेडिकल अफसर थे। हाँ। और पटना जिला में ही थे। अच्छा। और मेरा जन्म ननिहाल में हुआ, मुजफ्फरपुर में। मेरे नाना जी भी डॉक्टर थे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ जन्म हुआ, लेकिन घर मेरा चंपारण में है। और पैदा हुआ मैं वहाँ। 10 साल की उम्र तक पिताजी के साथ रहा मैं, पटना जिला में कई जगहों पर रहा।
और 11 साल की उम्र था। उसके बाद मैं चला गया नेतरहाट स्कूल, कहाँ? नेतरहाट आवासीय विद्यालय अच्छा। चला गया मैं, छोटा नागपुर में, जो कि बहुत ही फेमस स्कूल है। कि कोई इसका मुहताज नहीं है कि वो कौन स्कूल। तो उस स्कूल में मैं पढ़ा और वहाँ मेरा सर्वांगीण विकास हुआ। सर्वांगीण इस तरह से कि जो मैंने चाहा, जो मेरा टैलेंट था, सबका विकास करने का वहाँ मुझे मौका मिला उस विद्यालय में। हाँ, मैं डिबेटर था बढ़िया। मैं प्रकृति से बहुत नज़दीक था और मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी भी था कई खेलों का। क्या खेलते थे? मैं बेसिकली मैं एथलेटिक्स करता था, हॉकी खेलता था। वैसे तो वहाँ सारी जितने मतलब कई तरह के खेलों की उपलब्धता थी, लेकिन ज़्यादा मैं स्कूल के फुटबॉल टीम का गोलकीपर था। अच्छा। स्कूल के हॉकी टीम का गोलकीपर था और एथलेटिक्स में मैंने बहुत ही अच्छा किया। एनसीसी में मैं एयर विंग में था और बिहार को 1965 में रिपब्लिक डे कंटिजेंट में मैंने बिहार को रिप्रेजेंट किया। वहाँ दिल्ली में जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे, लाल बहादुर, मेरा सौभाग्य था कि लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जब मैं दिल्ली में इस रिपब्लिक डे परेड में भाग लेने के लिए गया। तो इतनी चीज़ें की, पढ़ाई के अलावा भी थोड़ा सा मैं नई चीज़ भी करना चाहता था। प्यार मोहब्बत भी किए? स्कूल में कहाँ प्यार मोहब्बत खाली करेगा? बॉयज स्कूल है। नहीं, ऐसे भी कहाँ करेगा स्कूल में। कॉलेज में आके सब होता है कि स्कूल में। तो कॉलेज में हुआ? अरे कॉलेज में प्यार करने के पहले ही ब्याह हो गया। तो ब्याह अब के बाद इसके- प्यार हुआ होगा? अरे ब्याह के बाद तो प्यार चल रहा है, 52 साल हो गया। हम सेकेंड ईयर मेडिकल कॉलेज में जब थे और हमने ये एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद ही एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के बीच में हमारी शादी हो गई। उसकी भी कहानी है। मैं घर का सबसे बड़ा लड़का था। अच्छा अच्छा। तो हमारे पिताजी को हार्ट अटैक हो चुका था। वो डर गए कि कहीं बेटा का ब्याह नहीं देखेंगे तो तुम शादी कर लो। वैसे हमारे कोई उम्र नहीं थी शादी करने की। मैं 20 साल क्रॉस किया था, लेकिन पिताजी की जिद, मैंने सोचा कहीं सच में इनको दोबारा हार्ट अटैक हो जाए और कुछ हो जाए तो फिर हम हमेशा अफसोस करते रहेंगे पिताजी की बात नहीं मानी, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच था, बहुत ज़्यादा अटैच। उनकी बात मान के मैंने शादी कर ली। इनकी भी उम्र उस समय 16 के करीब। तो तब से हम लोग हैं, 52 साल हो गया। कुछ कह रहे थे वी आप? हैव बीन क्वाइट हैप्पी। हम बोले कि कुछ तो हुआ था ना। अरे ऐसे तो अब शादी नहीं हुई थी तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो लड़कियों से अट्रैक्शन चिट्ठी होता ही लिखे है ना चिट्ठा चिट्ठी वैसे नहीं है। कैसे है बताइए थोड़ा। ये है कि बस उसको देख लिए तो रसगुल्ला खिला दिए दोस्त लोग को रसगुल्ला खिला दिए, उसको देख लिए तो दोस्त लोग को रसगुल्ला खिला दिए, ये बोल रही हैं। अब ज्यादा बोलेंगे तो इनका भेद खोलना शुरू कर देंगे। हाँ। कि इनके पीछे ये पढ़ती थी बेतिया सेंट तेरेसा स्कूल में, कि इनकी जब शादी हुई कितने बेहोश हो गए। अच्छा, कि शादी हो गई उसकी। याद कौन बेहोश हुआ? अब छोड़ दो, अब अपना भेद तो गड़बड़ा रहा है तुम्हारा। अब मोटरसाइकिल से कितना कदेड़ता था। अजय जी क्या उम्र हुई आपकी? 72 क्रॉस कर गया हूँ। आपकी मैडम? 67 क्रॉस किया है। 67, 72 और 67 साल की उम्र में मतलब आप लोगों को दूसरा कोई कंपेनियन नहीं चाहिए होगा? अपने जरूरत में खुश है ना? जरूरत नहीं। वी आर क्वाइट हैप्पी। We compliment each other. और खुश भी है। Very happy. विदेश कैसे गए? अरे अजय तुम जी? बार बार खुश की बात क्या कर रहे हो? हम नाखुश की बात किए ही नहीं तो तुम हम खुश क्या जानते कर हैं रहे काहे हो पूछ यार? रहे हैं ये बात। ये पूरा जमाना जो है ना अब परेशान जमाना को छोड़ो ना, हम जमाने से जरा लीक से हट के रहते हैं, है। इसलिए हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है। जिस समय हमारे स्कूल में टॉप 10 स्टूडेंट मैथमेटिक्स लेते थे, उस समय मैंने बायोलॉजी पढ़ाई की, इसलिए क्योंकि मैं बचपन से फोकस्ड था। मैं जानता था मुझे क्या करना है। जब होश संभाला, क्योंकि नाना जी डॉक्टर, बाबूजी डॉक्टर, तो हमको ऐसा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। जिस दिन पहला मेढक चिरा बायोलॉजी में, उस दिन हुआ कि साहब मैं क्या कहते हैं सर्जन बनूंगा, और उसी फोकस में मैं चला। लोगों ने कहा भी कि यार कहाँ तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो? मैंने कहा पढ़ूंगा बायोलॉजी, बनूंगा डॉक्टर, फिर बनूंगा सर्जन। अच्छा। और उसी तमन्ना से बढ़ता चला गया और आज सर्जन हूँ। विदेश जाना कैसा हुआ? विदेश तो मैं
देखो ऐसा है कि मेरे साथ एक दुर्भाग्य हुआ, मैं क्लास के टॉप 4-5 स्टूडेंट्स में हुआ करता था। बोर्ड में भी बायोलॉजी में मैंने टॉप किया था। टॉप स्टूडेंट होने के बावजूद भी फाइनल MBBS में कुछ ऐसी दुर्घटना हुई कि मैं एक बहुत से छोटे विषय में फेल कर गया। ENT कहलाता IENT में। वो फेल मैं नहीं हुआ, कुछ ऐसा हुआ, अब लंबी कहानी है, उसको नहीं बोलूँगा। मैं फेल था, तो उसके चलते मुझे सप्लीमेंट्री देना पड़ा और पास किया। उसी से मैंने डिसाइड किया कि हाँ अब समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास समय कम है, काम ज़्यादा है। इसलिए MS वगैरह करने के चक्कर में मैं नहीं पड़ा। और मेडिकल कॉलेज में MS वगैरह करने का उस समय था कि जो बड़े लोग के, बड़े सर्जन के, बड़े लोग के बेटे थे, उनको चांसेस ज़्यादा दिया जाता था। मैं बहुत ही होनहार होने के बावजूद भी हमें उतना चांस नहीं था। मैं क्या कि नहीं, ऐसी जगह चलो वहाँ जहाँ टैलेंट की पूछ है। तो मैं उठा और निकल गया इंग्लैंड। उस समय हमारे 2 बच्चे भी हो चुके थे। अच्छा। पत्नी यहाँ थी। कुछ हम लोगों ने स्ट्रगल किया, मैंने वहाँ स्ट्रगल किया, इन लोगों ने यहाँ स्ट्रगल किया वहाँ आने के लिए। और खैर हम लोग फिर साथ रहे और परिवार के साथ रहते हुए। कितना दिन रहे? मैं 8.5 साल रहा। तो वहीं मतलब काम भी करने लगे थे? हाँ हाँ। और परिवार के साथ रहते हुए मैंने फर्स्ट चांस में FRCS कंप्लीट किया। उसके बाद हमने ट्रेनिंग ली यूरोलॉजी में। और जब मैंने महसूस किया कि मैं इस लायक हो गया हूँ कि अब मैं इंडिपेंडेंटली यूरोलॉजी की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि चल दूँ, क्योंकि मेरा वहाँ विदेश में कभी भी रहने की इच्छा नहीं थी। 8 साल रहने मेरा के बाद था कैसे? कि ज्ञान को निचोड़ दो, स्क्वीज द लेमन ड्राई, और जब एकदम ड्राई हो जाए तो चल दो। और हमेशा से मैं जब गया भी था तो ये सोच के गया था कि मैं लौट के पटना ही आऊँगा। वैसे ECFMG भी मैंने किया अमेरिका जाने के लिए, लोगों के कहने पर। मैंने सोचा कहीं दोस्तवा सभी ने समझे कि तनी कमज़ोर पड़ गए हैं, तो वो भी पास कर गए, लेकिन गए नहीं। आना था मुझे पटना ही। आई वॉज फोकस टू कम टू पटना 2 कारण से। एक तो नेतरहाट विद्यालय ने ऐसी सीख दी थी कि मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। दूसरा, मुझे बहुत लोगों से बदला लेना था, आदर्श बदला। जिन लोगों ने मुझे समझा था कि मैं उतना अच्छा विद्यार्थी नहीं हूँ, अब पैरवी वाले लोग को ज़्यादा नंबर दे दिया जाता था और मैं टकटकी लगाए रहता था, तो मैं दिखाना चाहता था कि मेरे में क्या टैलेंट है। और तीसरी चीज़ ये थी कि मैं चाहता था कि अपने परिवार, अपने समाज, मेरी माँ, फादर का तो डेथ हो गया था जब इंग्लैंड में था, मेरी माँ, मेरे भाई लोग, मेरे सगे संबंधी, उनको मुझसे लाभ मिले। तो 3 कारणों से मैं पटना आया और मैंने आदर्श बदला तो ले ही लिया। जितने लोगों ने मुझे हे दृष्टि से देखा, किसी न किसी तरह से मैंने उनकी मदद की, या तो चिकित्सकीय मदद की, उनका ऑपरेशन किया, इलाज किया। उनको आइडिया नहीं होगा, लेकिन मुझे आनंद आता था कि देखिए यही समझते थे कि अजय बेवकूफ़ है, इसको मेडिकल कॉलेज में नौकरी नहीं मिलेगी, ये है, अब ये हमसे ऑपरेशन कराने आए। वो आनंद मैंने लिया पिछले 37 वर्षों तक। और मैंने परिवार को, समाज को बहुत कुछ जितना दे सकता था दिया। और एक बात तुमको बता देता हूँ, मैं ठेठ बिहारी हूँ। भोजपुरी में तो नहीं बोली ना? बिहार, अरे भोजपुरी तो हमार घर बा, तो हम ठेठ बिहारी ना भोजपुरिया हैं, बुझलन। आ ठेठ भोजपुरिया बिहारी हैं। आ ओकरा चलते बिहार के शिकायत यदि केहू करेला तो ओकरो आईना दिखा दिले कि तोरा में कौन कौन खराबी बा, बुझलन। बहुत शानदार। ये एकदम पक्का बा। ठीक बा, हम कमजोर गरीब आदमी, देखिए हमनी के सबसे बड़ा प्रॉब्लम बा गरीबी। और गरीबी के का कारण बा बिहार में आज के दिन में? ऐसे भी क्लॉक जो होखेला घूमत रहेला, तो आजकल हमनी के क्लॉक 6 नंबर माने 6 बजैले बा, लेकिन 12 बजी कोई दिक्कत नहीं है। ये हम बहुत माने घोर आशावादी व्यक्ति हैं, जिसका कहला रोबस्ट ऑप्टिमिज्म, और वही लेके हम पटना आइल रहे। हमरा लगे ना जमीन रहे एक धूर, ना हमारा नौकरी रहे, ना हमारे बाबूजी रहस, लेकिन लोग कहल कैसे रह यूरोलॉजी कोई जाने ना, सब सर्जन ऑपरेशन करे। हम कहीं देखो ना कैसे जना देता नहीं लोग के का होखेला। तो आज भगवान की दया से सब कुछ बा और बहुत खुश बनी। तो बाकी बिहार में दिक्कत का बा कि हमने एक तो हमार भौगोलिक स्थिति ऐसा बा कि हम लैंड लॉक्ड बने आज के दिन में। आज हमारे मुख्यमंत्री कहता रहे कि उड़ीसा में हमको दे दीजिए
वहाँ से समुद्र का ये पोर्ट दीजिए तो लैंड लॉक्ड बानी, चारों ओर से ऐसा घेरल हमनी बानी कि चारों ओर नेपाल में परेशानी बा, बांग्लादेश में बा, इन्ने बा, नक्सलाइट के बहुत सारी समस्या बा। और ओकरा चलते हमनी के यहाँ और हमनी बदनाम भी बानी। गरीब आदमी दूगो मर मेहरारू जोर से भी झोपड़पट्टी में बतियावे तो बाहर लोग कहला अरे बाप रे बाप ई मार करता आपस में। अब बड़ आदमी जे बा महल के अंदर केतनो गाड़ी गलौज करे, इन्ने उन्ने लांद फांद करे, केहू ना बाहर से जाने स्टाइल हो जाएगी वो लोग के। ना ना केहू जानबे ना करला कि भीतरवा हो का रहल बा। तो बड़ा बड़ा जे समृद्ध प्रांत बा वहाँ ये बात बा, गंदगी सब जगह वैसने बा। उ लोग के लगे लकी बा, उ लोग के पैसा बा, हमने के लगे नहीं के, यही से लोग गरियावेला। लेकिन एकर माने नहीं के कि हमारा आत्मसम्मान कितनो तो कमजोर बा। आज हमारे मजदूर है जो दूसर जगह काम करता वो आत्मसम्मान के साथ करेला। एक बारी राज ठाकरे नौटंकी कैले चल दिलक मजदूर वहाँ से खुशामद करके लोग ले गए। एमरीए कोविड में का भाई मजदूर लोग जब आज चल दिलक सब जने, फिर हवाई जहाज पर सब जने देखल कि हवाई जहाज पर खाली मजदूरे बिहार से लौटता, सबके टिकट दे दे के बोलौलक। तो आखिर उनका सेवा करता और लोग मजदूर के तो देखा था। हमार बिहार के लोग पूरे हिंदुस्तान में यदि तू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देखा, पुलिस सर्विस देखा, वो में देखा कि कहाँ कहाँ लोग पहुँचल बा। और तो और छोड़ा, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में एक से एक देश और विदेश में लोग काम करता यहाँ बिहार के लोग। तो ऐसा बात नहीं थे, हमने बहुत ही मानसिक रूप से उन्नत है और एक हमारा गर्व हुआ। हम इंग्लैंड में रही तो कहे सब पंजाब उंजाब डॉक्टर जाए चाहे दूसर जगह के तो जल्दी एफआरसीपी करबे ना करे। तो एगो दोस्त हमारे रहे कहल कि यार तू लोग में क्या खाते हो, सीधे बिहार से बिलायत आते हो, एफआरसीपी करके चले जाते हो। हम लोग लटके हुए हैं। हम कहे ज्ञान बहुत ज्यादा है ना, सबको बुद्ध का ज्ञान दिया हमने, महावीर का ज्ञान दिया, किसका किसका ज्ञान अब तुम लोग को सुनावे। तो ये हम लोग का हमारा ये रहा। मैडम उपवन क्या याद है इसके साथ? कुछ ऐसा कोई मेमोरी जो बताएं आप? उपवन भी यही नाम दिए हो। ये लाइन का राज बताइए, लाइन क्यों लिखी आप? बस ऐसे ही सोचे कि अपने उपवन पर कुछ लिखें, दिमाग में यही आया। अच्छा, लगाव है प्रकृति से? हाँ है तो। और प्रकृति के साथ मतलब प्रकृति में अपने पति के साथ बैठने पे ओह ब्यूटीफुल। अंदर चले क्या 2 मिनट के लिए बस? आइए अजय जी, चलो भाई, आइए 2 मिनट बस। फिर उसके बाद हम लोग इनके दूसरे फार्म हाउस पे जाएंगे जो बराह में है। अभी हम नौबतपुर में है, तो बस 2 मिनट एक बार दिखा दीजिए। आइए, और इस बार अभी सिर्फ मैडम से ही बात होगा क्योंकि बहुत देर से आप शांति। आइए। बोलने का काम यही करते हैं। अरे बोलने का भी आप क्या करती हैं? सुनने का काम करते हैं। अच्छा, जनाना जो है ना कभी सही नहीं बोलती है। अजय जी हमको ये पूरा जो उपवन है घुमा चुके हैं। इसकी खास बात ये है कि कितना तरह का पेड़ है यहाँ पर। पहले एक आप डिटेल जान लीजिए, डेटा। ये नौबतपुर में जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर पेड़ है 995, और अभी हम जहाँ बराह जाने वाले हैं वहाँ 1068। किस किस तरह का पेड़ है उसका भी डेटा मेरे पास है जो हम वहाँ शेयर करेंगे। यहाँ पे हम पूरा घूम चुके हैं, लेकिन असलियत ये है यहाँ की कि इसको इतने सुंदर तरीके से रखा गया है कि अगर आप मतलब शहरों की आपाधापी से परेशान है तो यहाँ आकर रह सकते हैं। हमको इतना मस्त लग रहा है। अभी टाइम हो रहा है कितना, सुबह का बज रहा है अभी 7:30, 8:06, और इतना स्वच्छ हवा है, खूब बढ़िया माहौल है, शांति है सबसे जरूरी बात। और वहाँ ये पति पत्नी भौकाल मचाए हुए हैं। आइए अजय जी, चलो भौकाल। हाँ ये हाँ, बहुत मुर्गा मुर्गी पाले हैं। हाँ, क्या राज है इसका? मैंने मुर्गी पाले हैं तो मुर्गी को कोनो जो है तो पहलवानी कराने के लिए पाले हैं, खाने के लिए पाले हैं। हाँ। अंडा देगी तो अंडा खाएंगे। हाँ। मुर्गा को ऐसे खाएंगे। जान खाने से ज्यादा लोगों को खिलाएंगे। मुझे एक बात बताते हैं, मुझे खिलाने में बहुत आनंद आता है। अच्छा। ऐसे भी मेरा है कि सब लोग जानते हैं मेरे बारे में कि ये जो है ये पार्टी देने वाले आदमी है। अच्छा। एक कोई बहाना हम खोज लेते हैं, पार्टी दे देते हैं, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल है खिलाने से कभी घटता नहीं है। जैसे कि फसल तुमको जमीन में उपजाना हो तो इतना सा फसल छिड़कोगे ना तो पूरा का पूरा
माने बिया तो निकलेगा। तो खिलाना लोगों को, देना लोगों को, ये जो है एक तरह से जमीन में आप बीज लगा रहे हैं और उससे फसल आएगा। इसलिए खिलाने से कभी घटता नहीं और खूब बढ़ता है, तरक्की होती है। मुर्गा मुर्गी है, बत्तख है, बत्तख और है, हंस है। हंस ये है। सबका फुटेज अंकित जी लिए हैं, लगाएंगे स्क्रीन पर। आगे हाँ, बढ़ो। नहीं दिक्कत है क्या? टर्की है। टर्की भी है। हाँ, हाँ, है क्या कि पहले तो मैंने बकरी भी रखा था, हाँ, लेकिन मैं मेंटेन नहीं कर पाया। हाँ, ये और बत्तख तक चलते हैं, और चलिए और बात करते हैं। हाँ, गायों को भी रखा था। हाँ, हाँ, तो गाय भी हमने 10 गायें रखी थी, अच्छा अच्छा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि क्योंकि मैं पूरा समय दे नहीं पाता और गाय में पूरा समय देना चाहिए, अच्छा अच्छा। तो लोग ऐसे हुए हाँ। जिनको मैंने रखा, उन्होंने अंकित ठीक से रखा नहीं। इधर मुर्गा मुर्गी की आवाज, बाकी हम लोग जिसके बात करते चलते हैं। हाँ, मैंने हाँ। गाय हटा दिया हम्म। और बकरी हटा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ और अभी हंस, मुर्गा मुर्गी हाँ, और ये टर्की से सब काम है। चल रहा है। हाँ, हाँ। कितने तरह का आम का पेड़ है? आम के वैरायटीज मेरे पास ऐसे तो मालदा उस तरफ देखा है ही, अदरवाइज हापूस है, केसर है, हाँ, मलिका है, अच्छा आपको वो क्या नाम है यूपी वाला कौन कहते हैं, चौसा। चौसा है, अच्छा। फिर यू नेम इट एंड आई हैव इट टाइप का है। जर्दा है, सब है। इतनी है, जर्दा जर्दा और भी। जर्दालू दोनों हैं। तो सब खाते होंगे? हाँ, खाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। मेरा ज्यादा आनंद खिलाने पिलाने में है। कब लाए जो थे आए ये? अपना तोड़ के ले गए। तरह तरह का नींबू है मेरे पास। अच्छा, अच्छा, नींबू अच्छा। की वैरायटीज बहुत है और दूसरे फार्म पर जो चलेंगे वहाँ नींबू बहुत है। ये हंस कब लाए थे? हाँ, हंस तो काफी दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। हाँ, 2 साल अभी और हंस ला रहे हैं, करीब करीब 20 12 हंस और 30 वो ला रहे हैं। हाँ, 20 हंस और 30 बत्तख और ला रहे हैं। अच्छा, काफी उसको विस्तृत तो इसका कब ही कब कर आते रहे हैं हैं। यहाँ पर? इतवार के दिन। इतवार के दिन? पटना यदि रहे तो संडे आई एम हेयर, और चूंकि नौबतपुर नजदीक है पटना से, तो बीच बीच में भी कभी कभी शाम में आफ्टरनून करने में तो आ आ जाते जाते हैं। चलिए, ये नौबतपुर का इनका फार्म हाउस था। अब हम बराह जाएंगे, वहां भी बातचीत होगी। और आगे भी आइए, थोड़ा आगे क्या है अजय जी? आगे तो बस मेरा पीछे का रास्ता ये है। अरे कुछ मसाला और- वसाला भी आप बुरे से लगाए हुए हैं? हाँ, पीछे तो हम तो ऐसा है, दलहन, तेलहन, अच्छा सीरियल मतलब चावल, गेहूं और हाँ, हाँ। मसाला शायद ही खरीदते हैं हम। सारा कुछ हम अपना उपजाते हैं। अच्छा अच्छा। सारे ये जगह बत्तख मिला के। यहाँ का है। अब कैमरा में तो खुशबू आ नहीं सकती है, हाँ, लेकिन यहाँ खुशबू आ रही है मसाले की। बिल्कुल। ये जो है धनिया की खुशबू है। धनिया पक रहा है तो उसकी खुशबू। हाँ, तो स्वयं उपजाते हैं इसका राज? हाँ, स्वयं उपजाते हैं इसलिए कि शुद्ध चीज मिलता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, बाद ही में बता दे ये बड़हर है? हाँ, बहुत सा पौधा पेड़ ऐसा है हाँ, जो कि एक्सटिंक्ट हो रहा है। आजकल हाँ। के बच्चे जानते ही नहीं है। जी जी। तो मैं जो हूँ उस तरह की चीज को लाते, जैसे बड़हर है, हाँ, खीरी है, ये बड़ा तो बड़ा बड़ा है, गिरा हुआ है सब का। लगा। हाँ, ये फूल उसका जी, गिरा जी, हुआ है, बड़ा आइए। वाला बाद में हाँ। आएगा। इधर है मसाला, दिखाइए अंकित जी। मसाला, ऑर्गेनिक फूड खाते हैं अजय जी? हाँ, तरह तरह का सब कुछ मसाला। उगाते हैं? हाँ, कुछ ऐसा नहीं है जो खरीदना पड़ता है? मतलब खरीदते एक आध बहुत चीज। कुछ है। हाँ, अब प्याज भी उपजाते हैं, उस फार्म में दिखाएंगे। हाँ, हाँ, लहसुन उपजाते हैं, हाँ, हाँ। सब चीज जितना मैक्सिमम है उपजाता हूँ मैं। चलिए, ये अंतिम है इस फार्म हाउस का। हाँ। चलिए, और यहाँ यहाँ- थी यहाँ- गाय थी, ये यहाँ दिखाइए अंकित जी, यहाँ जो गाय- अब नहीं है। हाँ, किसी वजह से अजय जी कह रहे हैं कि वो मतलब नहीं manage हाँ, हो पाया। नहीं, हम मेंटेन नहीं कर सके। अच्छा अच्छा और गायों को Unfortunately। यदि मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो नहीं रखिए। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो यहाँ समापन देखिए, कर रहे हैं। अगले एक एपिसोड में खरगोश आएंगे। ही ओहो, महाराज भी। ओहो, आहा। वैसे मैं अपने घर में मेरे 7-8 खरगोश हैं। अच्छा अच्छा। तो ये बराह का फार्म हाउस है। अंकित जी, एक बार फिर से पैन करके दिखाइए। यहाँ इतनी सब्जियां हैं, इतने तरह के दाल हैं, राजमा है, पत्ता गोभी है, टमाटर है, बैगन है और हर चीज़ है कि मैं शायद भूल जाऊं बताते बताते कि क्या है। लेकिन एक 73 साल के डॉक्टर साहब इतने उत्सुकता से अपने इस फार्म हाउस को मुझे दिखा रहे थे
कि एक पल के लिए मुझे लगा कि पैशन नाम की जिस चीज़ पर हमेशा बवाल होता है वो अगर किसी 73 साल के व्यक्ति में हो तो वो उसको दौड़ने पर भी आमदा कर सकता है। वो आदमी दौड़ कर ये बता रहा है कि देखो प्रशांत ये है, ये हम ऐसा कर रहे हैं। और जब मैंने इनसे पूछा कि ये सब इतनी अच्छी बातें हैं तो किसी के संज्ञान में क्यों नहीं आती हैं, तो इन्होंने कहा कि ये मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कर रहा हूँ। क्या क्या होता है इधर? ऐसा ये इस फार्म हाउस में कि जितनी चीज़ें उपजाता हूँ उसके बाद मुझे शायद कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखा गेहूँ अभी लगा हुआ है, इसके पहले बासमती चावल, मंसूरी चावल मैंने उपजा लिया है करीब 12 क्विंटल। अब ज़रूरत नहीं है साल भर का सबका खर्चा वो हमारे हॉस्पिटल का, स्टाफ का, सबका मैंने स्टाफ का अपना सब चल जाता है। गेहूँ देखा ही ये है, तो दलहन सारे हम लगाते हैं। चना देखा, मसूर देखा, अभी मूंग लगा दिया है, अरहर देखा आपने, तो सारे दलहन हमने लगाए हैं। तेलहन में सरसों हमारा बहुत ही बढ़िया होता है। इसके अलावा तीसी लगाते हैं, गुड फॉर हेल्थ तीसी जो है वो लगाते हैं। राजमा हो गया दलहन में, वो लगाते हैं। तो दलहन, तेलहन और सीरियल सारा कुछ तो सब ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता है? हाँ, सब ऑर्गेनिक है, उपजा लेते हैं। अभी आलू मेरा निकला है। तो हल्दी देखे हम लोग। हाँ, हल्दी 100 क्विंटल के करीब हुआ है। 100 क्विंटल? हाँ, जिसमें से करीब 20 क्विंटल हम लोगों ने फिर से रख दिया इसके लिए, बीज के लिए, और बाकी को हम लोग बेचेंगे, खाएंगे पिएंगे अपना। हाँ, बेचेंगे, करेंगे। अदरक लगाया हुआ है मैंने इस तरफ, लहसुन लगाया हुआ है, ये सब रेडी हो गया है। कटहल लगाए हैं? हाँ। तो नहीं, अभी मैं बता दूं फसल में। अच्छा। अदरक है, लहसुन है, और उधर प्याज देखा ही लगा दिया है, इसलिए अदरक, लहसुन, प्याज ये सब मैं खरीदता नहीं हूँ। दूसरे फार्म में देखा ही कि मसाले लगाए हैं, कुछ मसाले यहाँ भी लगा दिए हैं, वो अपना रहेगा। इसके अलावा मैंने पेड़ बहुत लगाए हैं, जैसे आम का पेड़ यहाँ पर, वो 1098 पेड़ है यहाँ पर है, उसमें आम है बहुत ज़्यादा। आम के अलावा ये कीनू लगाया है, 40 कीनू है, करीब 40 ये है, ऑरेंज है। उसके अलावा नींबू बहुत है, कटहल है, ये तो फलदार, ये सारा कुछ हुआ। इसके अलावा अमरूद वगैरह तो जो है ही। इसके अलावा हमने लगाया है टिम्बर, जैसे करीब 200 महोगनी है, महोगनी का। उसके अलावा काला शीशम है, गम्हार है, ये लगाया है। फिर जनता जनार्दन के लिए और हमारा घेरा भी हो जाए उसके लिए हमने करौंदा लगाया हुआ है। करौंदा इसको अंग्रेजी में क्रैनबेरी कहते हैं। आजकल बड़ा फैशन इसमें है, बहुत ज़्यादा। क्रैनबेरी का जूस कहा जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए और एंटीऑक्सीडेंट के लिए बेजोड़ है। तो हमने 200 क्रैनबेरी लगा दिया है, ताकि बाहर घेरा भी हो गया। अब बाहर की ओर जितना क्रैनबेरी होगा वो सब बाहर के लोग तोड़ के ले जाएंगे, तो उनका यूरिनरी ट्रैक्ट का भी ख्याल हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट भी होगा, विटामिन सी भी हो जाएगा। तो देश के न्यूट्रिशन में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वो भी हो जाएगा। उनको तोड़ने दूंगा, चाहूँगा कि वो तोड़ के ले जाएं घर। तो इस तरह की चीज़ हमने सारी लगाई है। सब्जी का पैच देखा ही, एक लंबा पैच मैंने बना दिया है, 20 फीट चौड़ा और 400 फीट लंबा वो पैच बना हुआ है, कवर्ड है। गर्मी के दिन में उसके ऊपर ग्रीन नेट लगा देंगे। और पूरे खेत में हमने लगाया हुआ है ये स्प्रिंकलर इरिगेशन। और आपको एक बात बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार 90% सब्सिडी देती है स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए। मेरा ये 9 लाख का 90,000 सिर्फ लगा, बाकी सरकार ने दिया है और गारंटीड है 5 साल के लिए कि साहब कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो स्प्रिंकलर का इस्तेमाल मैं करता हूँ। और इसके अलावा हमने अभी कुछ सोच रहा हूँ कि मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह भी कुछ लगाऊं। जब डॉक्टर बने थे तो जब मतलब शुरुआत के फेज में जब इंग्लैंड से इधर आए थे तब सोचे थे कि अपने फार्मिंग के पैशन को इतना अच्छा से कर पाएंगे? अरे तमन्ना तो थी, तमन्ना तो बचपन से थी। मेरा घर भी जो है, हम लोग बड़े किसान परिवार से आते हैं। घर गांव में भी बहुत ज़मीन वगैरह है। एक तो काफ़ी दूर है, मेंटेन नहीं हो पाता है। दूसरा
वो मैंने भाइयों के लिए छोड़ दिया है। मैंने सोचा कि जो मैं अपने बलबूते कमा रहा हूँ, उससे जो बना रहा हूँ उसको मैं देखभाल करूँगा। मेरे 2 छोटे भाई हैं, वो गाँव वाला, उनके हिस्से है, वो कैसे करवाते हैं, क्या करते हैं, वो जानते हैं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आई हैव क्रिएटेड माई ओन। शुरू से मैं क्रिएटर रहा हूँ। 2 चीजें हमारे जीवन कर रही है, 3 चीजें। चलिए ना। रोबस्ट ऑप्टिमिज्म, जो पहले बता चुका हूँ। आशावादी। हाँ, आशावादी, घोर आशावादी। इस बात का विश्वास रहता है कि हाँ, होगा। होना ही है। काहे नहीं होगा, ये हमेशा मैं सोचता हूँ, व्हाई नॉट, ये होगा। दूसरी चीज है, आई हैव बीन क्रिएटिव ऑल माई लाइफ। क्रिएशन हमारा पैशन है। अच्छा। कुछ करो, लो एक पेड़ ही लगा दो। अब रोज बढ़ते हुए इसको देखते हैं पेड़, सबको कितना आनंद आता है। तो आई हैव क्रिएटेड। एग्जैक्टली। तो क्रिएशन इज माय पैशन। एंड थर्ड इज पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिविटी। मेरे दिमाग में नेगेटिविटी आती ही नहीं। मान लिया ये बंटी है, हमारा भतीजा के जैसा है, अब यहाँ है। अब मान लिया कल कोई हमसे, ऐसे कई लोग कर चुके हैं मेरे साथ, बदतमीजी करके चला गया, कुछ इधर उधर करके चला गया, तो मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे लोगों को इग्नोर करो, उनके पीछे पड़ो नहीं। मान लिया कोई पैसा वैसा लेके ही भाग गया कोई, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, और हमको परेशान करने की कोशिश किया है, तो मैं इग्नोर करता हूँ जब तक मेरे ऊपर मानसिक या शारीरिक दबाव न पड़ जाए कि अब आप रिटेलिएट कीजिए। आई डोंट अब्यूज पीपल, आई रिटेलिएट टू देयर अब्यूजेस इफ इट इज गोइंग टू हार्म मी, अदरवाइज आई डोंट केयर। अरे खराब आदमी है, कहीं न कहीं फेरा में पड़िए जाएगा, हम काहे अपना हाथ गंदा करें। बस दिस इज माय। मैडम के पास बैठते हैं और एक सवाल, ये तो देख लिया हम, फार्म हाउस देख लिया, आपके डॉक्टर का मतलब जो आपका रुतबा है या फिर जितनी सफलता आपने पाई है वो भी हमने सुन लिया। एक चीज लेकिन डॉक्टर साहब पूछना चाहते हैं हम, यहाँ बैठिए ना मैडम के पास। अरे अच्छा, बैठो भाई। हाँ, तो एक जो बहुत जरूरी सवाल है, उसके बाद मैडम के पास आएंगे, वो ये है कि, ऑडियो ऑन कर दिया मैडम का ना, वो ये है कि राजनीति को लेकर क्या सोच है आपका? मेरी? हाँ, बिहार की राजनीति। ऐसा है कि जब मैंने सफलता हासिल कर ली अपने प्रोफेशन में, और उसके अल्टीमेट इस पे गया, मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, और यूरोलॉजिस्ट की तमन्ना रहती है कि भारतीय यूरोलॉजी सोसाइटी का अध्यक्ष बने, तो मैं वो भी बन गया। और पूरे पूर्वी भारत का अकेला व्यक्ति था। कलकत्ता में एक हमारे बुजुर्ग थे जो बने थे, उनका देहांत हो गया। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो बना प्रेसिडेंट यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया का, IMA का प्रेसिडेंट बन गया। तो वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के एथिक्स कमेटी में चला गया, काउंसिल में रहा 14 वर्ष तक। तो उस तरफ से जब भर गया समूचा, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा समाज का डॉक्टरी के अलावा भी कुछ करे, और उसके लिए सबसे अच्छा होता है डायरेक्ट सोशल सर्विस थ्रू पॉलिटिक्स। मैंने सोचा कि मेरे जैसा काबिल आदमी कौन होगा, पॉलिटिक्स में हम आ गए तो लोग मेरा स्वागत करेंगे। बिल्कुल। लेकिन पड़ा मामला उल्टा, मामला उल्टा पड़ा। जो कहते हैं ना लोग, पॉलिटिक्स इज द लास्ट एबोर्ड ऑफ स्काउंड्रल्स, तो आई फाउंड इट दैट वे। वहाँ पे मेरी दिल्ली में मेरी बड़ी पूछ हुई, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में मुझे खुद बुला करके मेरा सम्मान किया था अहमदाबाद में, और कहा था कि आप आइए और लड़िए चुनाव। लेकिन बिहार में हमारे जो समकक्षी हैं, क्योंकि मेरी उम्र ऐसी है कि हमारा ये समकक्षी लोग अभी सारे सत्ता के एरिया हैं, और सब हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी में, कोई मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में था, कोई BN कॉलेज में, कोई पटना साइंस कॉलेज। इन लोगों को मेरा बैकग्राउंड पता था कि आदमी एक बार कहीं पहुंचता है तो फिर थोड़ा हिलाता है, तो कौन चाहेगा कि ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिक्स में आने दे। लेट था मेरे लिए। अभी इच्छा है? नहीं, अब कोई इच्छा नहीं रही। मैंने पिछले इलेक्शन में लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा ना भाई ना, ये लोग नंबर 1 आई विल वेरी जूनियर, आई डोंट हैव वेरी लॉन्ग टू लिव। ऐसे भी मोदी जी कहते हैं 70 वर्ष की उम्र के बाद पॉलिटिशियन लोग को ज़रा हल्लुक पढ़ना चाहिए, तो ऐसे भी मेरी उम्र बढ़ गई है, और मेरा जो पैशन है हमेशा हमको खींचता है। इसी के थ्रू हम बहुत सा सोशल सर्विस कर रहे हैं। फिर हम अपना जो प्रोफेशन है,
भगवान की दया से अभी भी दिमाग, हाथ, नाक, कान सब ठीक चल रहा है। तो प्रोफेशनल इसके थ्रू मैं लोगों को की सेवा कर रहा हूँ। वो थोड़े अब जिसका जो कैरेक्टर रहेगा बिल्कुल, थोड़े बिल्कुल। चढ़ेगा। अब दूध हमको देना है, जब तक बिस्कुट नहीं दूध देते रहेंगे, तो दूध दे रहे हैं। अब देखो वो काटने का मन है सांप, वो अपना का वो तो काटते रहेगा जब तक कि वो केंचुआ अंदर तो न चल जाए, बिल के अंदर क्या है, उसको मार कोई ना दे। इसलिए आई कंटिन्यू सर्विंग माई पीपल, आई विल कंटिन्यू डूइंग माई प्रोफेशन एज लॉन्ग एज आई कैन। अभी ये जो देखा सारा, आपको रिग्रेट नहीं इसमें है इसका? इसमें भी आगे कुछ पूछ रही है मैडम? हाँ। आपको इसका रिग्रेट नहीं है किसी का? पॉलिटिक्स में नहीं जाना? अरे जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया, हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया। आई डोंट केयर व्हाट आई गेट, आई एंजॉय व्हाट आई डोंट गेट, आई डोंट केयर अबाउट इट। सो सिंपल माय प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इज। सो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत सी शारीरिक बीमारियां भी पीछे चली जाती हैं हमारी, इसलिए कि मानसिक रूप से इतना मजबूत हूँ कि ज़्यादा सोचता नहीं। मैडम अग्री हैं इनके बात से आप? हाँ, हैं? ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। अच्छा, नहीं वो राजनीति वाले बात है, स्ट्रॉन्ग हेड तो हम भी अग्री करते हैं इस बात से। इतनी देर में हमको समझ में आ गया कि ये जुनूनी तो है। जुनून। राजनीति वाला थोड़ा एक बार क्लियर कर दीजिए आप तो जानते होंगे। राजनीति में इन्होंने 2 साल तो रियली कोशिश की थी, लेकिन जब अपने ही लोग लेग पुल करने लगे देन दैट्स इट। समझ गया। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और कैसे शादी हुई आप लोगों की? मैं 10th पास की थी तब मेरी शादी हुई इनसे। अच्छा, फिर मैट्रिक की, ग्रेजुएशन की, उसका तो तुरंत इंग्लैंड ही चले गए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। एक गुस्ताखी कर लें, हाँ जो दहेज लिए था इन्होंने? नहीं, उस वक्त भी नहीं हमारे लिया घर था। में दहेज हुए ना लिया जाता है। हाँ। तुम हमारे सोचते हो घर कि में- मेरे जैसे लड़की के लिए मेरे बाप दहेज देंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा झूठ बोल गई है। इसके बाबूजी एक एम्बेसडर गाड़ी हमको देना चाहते थे, हाँ, और कुछ देर हमरे पिताजी कहा कि ये सब छोड़िए, हाँ, अरे बेटी का शादी है, खर्चा उर्चा कीजिए, खर्चा के लिए कुछ दे देना है हमको तो दीजिए, हम अपना खर्चा दहेज करेंगे। नहीं। दहेज का सवाल ही नहीं उठता था। नहीं। तो इसलिए मंडप में एक होता है रस्म कि शादी के अंतिम दिन जब समधी लोग मिलनी करने के लिए हाँ। आते हैं मंडप में, उसमें समधी खींचते हैं एक कोई धागा। हाँ, हाँ। और खींचने के पहले कहते हैं कि ये दीजिए तब ताजा समझ दादा रहे हैं, समझ रहे हैं। माने बंधन खोलेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो हमारे पिताजी ने गए और खोल दिए, तो बोला कोई मांगे नहीं, कहे कि इनको जो देना है देंगे, नहीं देना है न देंगे, इसमें कुछ करना क्या। तो मेरा देखिए, हमारे परिवार में एक बात है, हम लोग दहेज लेते नहीं है, देना पड़ा है लड़कियों में, लेकिन लेते नहीं है, उसका अच्छा भी नहीं लगता है कि दहेज। पोती में तो डिसाइड किए हो कि 1 रुपया दहेज नहीं देंगे। पोती में दहेज पोती नहीं तक तो हमको देंगे। लगता है दहेज खत्म हो जाएगा। सही नहीं, है। दहेज खत्म हो जाए, संपत्ति दे देंगे, पोती के नाम से संपत्ति रहेगी। पोती के एज की जो लड़की लोग है ना, दहेज लेने वाले को मार मार के या तो शादी नहीं करेगी। नहीं, यदि करेगी भी तो बात यह है कि दहेज प्रथा का तो बिल्कुल गलत है, विरोध होना चाहिए इसका। ये बेकार बात है, योग्य। और हम हमेशा कोशिश करते हैं समाज में भी लोगों को, यदि 2 योग्य लड़का लड़की है तो इन लोगों की शादी करवा दी जाए। ये भी काम मैं करता रहता हूँ। और जहाँ तक, और सबसे बड़ी एक बात और तुमको बताता हूँ, आज के दिन में राजनीति जो है वो हमारे, मैं जिस जाति से आता हूँ, जिस समाज से आता हूँ, उनके लिए तो बेकार है। उनको तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई लोग, राजनीति, आज की राजनीति है गेम ऑफ नंबर्स है। एग्जैक्टली। आपका नंबर कम है लेकिन आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा है, इसलिए राजनीति की सोचिए मत। देखते हो कि हमारे जात का जितना सब है राजनीति में, माने फॉलोअर से ज़्यादा नेते हैं। जिसको देखिए लंबा कुर्ता पहन करके जिंदाबाद कर रहा, पीछे फॉलोअर नहीं है। सब पार्टी में नेता ही बना हुआ है, फॉलोअर नहीं है। इसका मतलब यू आर वेरी स्मार्ट, लेकिन ब्रेन आपका शार्प है। राजनीति में आप ठिठ ही नहीं सकते हैं, नंबर आपके पास नहीं है। इसलिए जिसमें आप अच्छे हैं वही कीजिए। बी ए गुड प्रोफेशनल, जिस प्रोफेशन में हो, जहाँ भी हो, कंपटीशन, प्रोफेशन, ये व्यवसाय, ये सब कीजिए। ये जो मैं आज कर रहा हूँ, मेरी तमन्ना है, कई तमन्नाएं हैं। एक तमन्ना मेरी है कि
इंस्टीट्यूट ऑफ रीनल साइंसेस खोल दूं। अच्छा। एक तमन्ना थी हमारी ट्रांसप्लांट करने की, वो तो हमने कर दिया शुरू। इंस्टीट्यूट ऑफ रीनल साइंसेस वो शायद अगले 3-4 महीने में सुन लोगों की खुल गया। अभी पूरी बात नहीं बताऊंगा, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ रीनल कहाँ खुलेगा? पटना में खुलेगा, बढ़िया खुलेगा और वो सबको मालूम होगा। दूसरी एक तमन्ना थी हमारी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की। तो पहले तो उसके लिए जमीन ना चाहिए था एनफ, तो 18 बीघा तो ले लिया। अभी जो एक लड़का फोटो खींच रहा है, यदि ये सब चाहेगा तो और 2-4 बीघा ले लेंगे। और यहाँ खूबसूरत चाह रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। दिक्कत हमको क्या हो रही है, क्योंकि बिहार का रेपुटेशन थोड़ा गड़बड़ है कि अरे वहाँ पर तो लूट लेगा, काट लेगा। इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं। जो लोग हेल्थ वेलनेस सेंटर चलाने वाले एक्सपर्टाइज रखते हैं, कहते ना बिहार वाला अभी छोड़िए, ये कीजिए। लेकिन ये हम फिर वही है, रोबस्ट ऑप्टिमिज्म है, कोई ना कोई आएगा। अभी मैं आ नहीं रहा है, फिर भी उसका प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ यहीं पर हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने का, कि लोग आए, एक हफ्ता रहें। वो जो जाते हैं कर्नाटक में और कहाँ कहाँ जाते हैं, जिंदल वाले में मट्टी ऊपर लेपवाते हैं, नीचे लेपवाते हैं, पेट ठंडा करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो सब यहाँ हम करा देंगे। तो इसके लिए मैं कर रहा हूँ, हो सकता है लोगों का विश्वास जमे तो फिर खुल जाएगा तो मजा आ जाएगा। इरशाद कामिल का एक शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो एक ऐसा ख्वाहिश जो जिस पे दम निकल जाए, जो अब तक पूरा नहीं हुआ, जो करके दिखा देना। बहुत निकले मेरी हेल्थ एंड वेलनेस निकले। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और इंस्टीट्यूट ऑफ रीनल साइंस। आपका ऐसा कोई ख्वाहिश जो अब तक पूरा नहीं हुआ लेकिन होके रहेगा? मेरी ख्वाहिश तो है कि भाई यही आगे बढ़े, इनकी सारी तमन्नाएं पूरी, इनके सारे सपने पूरे हों। इतनी मतलब पतिव्रता और इतना मतलब सौम्य कैसी हो सकती है आप? उस वक्त से आपको नोटिस अरे हमारे साथ जो रहेगा सौम्य रहेगा। इसका भी क्रेडिट ले लिए, देख रहे हैं ना, इसका भी क्रेडिट ले लिए। हमारे साथ जो रहेगा सौम्य रहेगा। देखिए वहाँ अर्जुन जी हैं, सौम्य रहना पड़ेगा। उनको मिल गई है गनीमत से मेरे जैसे अच्छी, नहीं तो जितना इरिटेट कर करके बुलवाते हैं, जितना ही बोलने लगे उतना हम बोलने लगे, तो सोचो घर में वो बस। इसीलिए आप चुप रहती है ना? चुप नहीं रहते है। I always say, oh Lord, forgive them, they are ignorant. गुस्सा आ रहा है इनको? नहीं, गुस्सा नहीं आ रहा। इसी टोन पर खत्म करने का मन कर रहा है। नहीं, बाकी एक टिप्पणी रहेगी, ये इस अनकही बदकही का तीसरा एपिसोड था, हम बहुत सारा करेंगे, लेकिन जो खुशी हमको मिला यहाँ आकर ये सब देखकर, वो अब तक हम पत्रकारिता 3-4 साल से कर रहे हैं, कहीं इतना मजा नहीं आया था। और एक डॉक्टर साहब के साथ आकर फार्मिंग का बात करना, और भले इनसे कम बात हुआ, लेकिन जो इनका व्यक्तित्व आया ना, वो आया कि शांत रहकर ही कहीं ना कहीं आपको समर्थन दे रही हैं, मानते हैं? हाँ, इनके नैहर वाले को ये सब दिखवा देना कि कितना ही शांत बड़ी। चला तवन सुनिए, नैहरे से नाम मिला है सुधा, मैंने शुद्धा है। चलिए अब खत्म करता नहीं, भोजपुरी में करता नहीं, अनकही बदकही के तीसरा एपिसोड रहा। इनका नाम डॉक्टर अजय कुमार है। ऐसा डॉक्टर जो अभी तक 38 गो किडनी ट्रांसप्लांटेशन बहुत सक्सेसफुली कर चुकल बाड़े। ऐसा डॉक्टर जे एक मायावी दुनिया से बाहर निकल कर एगो ऐसा दुनिया में आयल बाड़े, जहाँ इनका दुनिया में पेड़ बा, पौधा बा, ऑर्गेनिक खाए के सामान बा, और बढ़िया बढ़िया लोग बा। बाकी इनकर पत्नी रही है, पत्नी जी से मिलकर हमारा पर्सनली बहुत अच्छा लागल है। यही खतरा कि अगर एक पति बा, ओकर अगर व्यक्तित्व अलग बात, एक पत्नी के का व्यक्तित्व होके चाहिए, ओकर से सीधा सीधा उदाहरण यहाँ के मानी। हमार नाम प्रशांत राय है। रउआ सभे के अनकही बदकही के तीसरा एपिसोड देखत रहनी है। अब फिर अगला एतवार के मुलाकात हुई कि बिहार के नया हस्ती के संगे, जरा के हमनी के अनफोल्ड करे सन, नया सवाल पूछे सन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रशांत, खूब जिया, खूब आगे बढ़ा।